So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the last class हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था द चैप्टर कॉलम्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इन द लास्ट क्लास एंड हमने उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ लिया था एंड देन वी हैव स्टार्टेड यूलर्स थ्योरी ऑफ फेलियर। यूलर का फेलियर थ्योरी हमने डिस्कस किया था एंड इन द थ्योरी हमने क्रिटिकल लोड एज पर यूलर्स थ्योरी कैलकुलेट किया था फॉर लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, सो इन द लास्ट क्लास हमने क्रिटिकल लोड एज पर द यूलर्स थ्योरी कैलकुलेट कर लिया था। क्या आया था क्रिटिकल लोड एज पर द यूलर्स थ्योरी? इट इज नथिंग बट PCR दिस इज इक्वल्स टू व्हाट n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। क्या आया था PCR का वैल्यू? दैट इज क्रिटिकल लोड, दिस इज एज पर यूलर्स थ्योरी, दिस इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। नाउ ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन कहाँ से आया था? हमने वो पूरा डेराइव किया था फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, वहाँ से लेकर के हमने ये इक्वेशन को पूरा समझा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टर्म्स इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के डिफरेंट टर्म्स को हम लोग समझेंगे। सो द फर्स्ट टर्म इन दिस फॉर्मूला इज n। नाउ व्हाट इज n? n क्या है? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो देन यू हाउ टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूले में ये n कहाँ से आया था। देखिए फॉर्मूले में कहाँ से आया था n, हमने कैलकुलेट किया था दैट साइन अंडर रूट ऑफ p अपॉन EI इंटू L दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आया था साइन अंडर रूट ऑफ p बाई EI इंटू L दिस इज इक्वल्स टू 0। सो इफ साइन थीटा इज 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? n पाई। सो अंडर रूट ऑफ p अपॉन EI into L this is equals to what? This is equals to n pi. Now यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। इसमें n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ लूप्स इन द साइन कर्व। ठीक है, कैसा होता है साइन कर्व? सो इफ आई ड्रॉ साइन कर्व सो इट इज लाइक दिस। सो हियर व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ लूप, दिस इज लूप नंबर 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0, यहाँ पे n की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2, आगे n की वैल्यू 3। सो दिस इज व्हाट? दिस इज n इज द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द साइन कर्व। जितने लूप्स होते जाएंगे उतनी n की वैल्यू आती जाएगी। सिमिलरली जो हमारा डिफ्लेक्टेड शेप है, जो हमारा मेंबर था, क्या था वो? कॉलम था। दैट कॉलम वॉज डिफ्लेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ साइन कर्व। तो ये जो कॉलम डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, दिस कॉलम इज ऑल्सो डिफ्लेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ साइन कर्व। दैट इज वाई यहाँ पे ये फॉर्मूला में n का टर्म आया है। सो ये n क्या है? दिस n इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ बकलिंग लूप। दिस n इज नथिंग, दिस n इज व्हाट? दिस n इज नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स। ठीक है, कितने बकलिंग लूप्स आ रहे हैं इन द डिफ्लेक्टेड शेप, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म n। ये n का जो टर्म है वो नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स को मैं चेंज करूँगा। पहले रखूँगा नंबर ऑफ बकलिंग लूप 1, फिर करूँगा 2, फिर करूँगा 3। सो मैं एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। सो दीज आर दी 3 कॉलम्स, ये 3 सिमिलर कॉलम्स है। ठीक है, इनका सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, इनका मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। सो दीज आर 3 कॉलम्स। इन कॉलम्स के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? फॉर द फर्स्ट कॉलम द वैल्यू ऑफ n इज 1, फॉर द सेकेंड कॉलम द वैल्यू ऑफ n इज 2 एंड फॉर द थर्ड कॉलम द वैल्यू ऑफ n इज 3। पहले कॉलम के लिए मैंने n का वैल्यू 1 लिया, दूसरे कॉलम के लिए n का वैल्यू 2 और तीसरे कॉलम के लिए n का वैल्यू 3 लिया। सो अब मुझे एक बात बताइए, जो इक्वेशन आया था हमारा, इक्वेशन दैट y इज इक्वल्स टू C1 cos अंडर रूट ऑफ p अपॉन EI इंटू x प्लस C2 sin अंडर रूट ऑफ p अपॉन EI इंटू x। यही आया था डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन। नाउ ये जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड और डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट से, इसमें एंड कंडीशन लगा के C1 का वैल्यू 0 आ गया था, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। बचा क्या था? सेकंड का टर्म। नाउ सेकंड वाले टर्म से जो इक्वेशन आ रहा था दैट इज y इज इक्वल्स टू C2 साइन अंडर रूट ऑफ p बाई EI इंटू x। ठीक है, यही बच रहा था। एंड हमने ये देखा था कि ये जो टर्म है, ये टर्म का वैल्यू क्या आ रहा था? दैट इज अंडर रूट ऑफ p बाई EI इंटू L, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? n पाई। सो यहाँ से अंडर रूट ऑफ p अपॉन EI, दिस इज n पाई बाई L।
So can I write the equation of y? This is equals to c2 sin n pi by l into x. क्या आ रहा था इक्वेशन? y is equals to c2 sin n pi by l into x. So ये इक्वेशन को मैं अब डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी इक्वेशंस हटा रहा हूँ यहाँ से. So we got y is equals to c2 sin n pi by l into x. Now यहाँ पे y क्या था? y is lateral deflection. Here n is 1. So at a distance of small x, the value of lateral deflection is y. So ये वाली इक्वेशन से can I write the value of y? This is equals to, since n is equals to 1, so this is equals to c2 sin n is 1, so pi by l into x. For this y is equals to c2 sin 2 pi by l into x, and for this equation y is equals to c2 sin 3 pi by l into x. ठीक है. सो अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो ये डिफ्लेक्टेड जो शेप आ रहा है उसका इक्वेशन ये आ गया. अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो कुछ डिफ्लेक्टेड शेप आएगा. n इज इक्वल्स टू 3 है तो कुछ डिफ्लेक्टेड शेप आएगा, जिनका कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहाँ पे लिखा है. नाउ अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, देन इन दैट केस y इज 0 एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड l ओनली. अगर x की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में देखिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा? साइन 0. तो आपकी y की वैल्यू 0 मिलेगी. फ्रॉम हियर यू कैन सी, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू c2 साइन 0. दैट मीन्स साइन 0 इज 0, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी. अगर x की वैल्यू l है तो यहाँ पे l से l कैंसिल हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू c2 साइन पाई इज 0. दैट मीन्स y की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इन दिस केस इफ n इज इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है, देन इन दैट केस सिर्फ दो ही ऐसे x के पोजीशन है, दो ही x की वैल्यूज है जिसपे कि y की वैल्यू 0 होगी. समझ में आया? इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो x की सिर्फ दो ही ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जिसपे y 0 होगा. नाउ अगर n इज इक्वल्स टू 2 है, इफ n इज इक्वल्स टू 2 है, देन y can be 0 at x is equals to 0, x is equals to l by 2 and x is equals to l only. अगर n की वैल्यू 2 है तो y 0 सिर्फ 3 कंडीशंस पे हो सकता है. जब x 0 हो, जब x l by 2 हो और जब x l हो. यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 रख के देख लीजिए. अगर y की वैल्यू 0 है तो साइन को 0 होना पड़ेगा. और साइन 0 कब होगा? जब यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा. या x की वैल्यू l रख दोगे तो l से l कैंसिल, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा. या x की वैल्यू l बाई 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल, साइन पाई बचेगा, साइन पाई इज ऑल्सो 0. सो एट y इज इक्वल्स टू 0 सिर्फ 3 ही पोजीशन पे पॉसिबल है. एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू l बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू l. अगर n की वैल्यू 2 है तो y सिर्फ 3 लोकेशंस पे 0 हो सकता है. y अगर 3 लोकेशन पे 0 होगा, दैट मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू l एंड एट x इज इक्वल्स टू l बाई 2. दैट मीन्स डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा? इट इज लाइक दिस. सो यहाँ पे कितने बकलिंग लूप्स आ रहे हैं? यहाँ पे 2 बकलिंग लूप्स आ रहे हैं. सो n इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स यहाँ पे कितने? 2 बकलिंग लूप्स आएंगे. दैट मीन्स 3 पोजीशंस पे x की 3 वैल्यूज पे y 0 होगा. नाउ अब देखते हैं यहाँ पे when n इज इक्वल्स टू 3, when n इज इक्वल्स टू 3 तो y की 0 वैल्यू कहाँ पर पॉसिबल है? y इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 0 पे होगा, फिर होगा l बाई 3 पे, फिर होगा 2l बाई 3 पे और फिर l पे. सो अगर n की वैल्यू 3 है तो y जो 0 है उसका 4 x की वैल्यूज पे y 0 पॉसिबल है. If n is 3 then y is equals to 0. It is possible at 4 values of x. अगर x 0 हो गया तो ये sin 0 is 0. ठीक है. अगर x l by 3 हो गया तो 3 से 3 कैंसिल, l से l कैंसिल, sin pi is 0. अगर x 2l by 3 हो गया तो 3 से 3 कैंसिल, l से l कैंसिल, sin 2 pi is 0. अगर x l हो गया तो l से l कैंसिल, sin 3 pi is 0. So अगर n की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स y 0 कितनी पोजीशंस पे पॉसिबल है? 4 पोजीशंस पे. सबसे पहला when x is 0, when x is l by 3, when x is 2l by 3 and when x is equals to l. So these are the 4 पोजीशन जहाँ पे y 0 होगा. अब इसके लिए अगर हम बकलिंग लूप बनाएं तो बकलिंग लूप विल बी
लाइक दिस. सो दिस इज द बकलिंग लूप फॉर n इज इक्वल्स टू 3. कितने लूप्स आ रहे हैं? 1 2 3. ठीक है. सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप व्हेन n इज इक्वल्स टू 3. अब देखिए जनरली क्या होता है, जनरली जब स्ट्रक्चर पे आप लोड लगाते हैं तो स्ट्रक्चर पे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, अगर वो सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है लाइक दिस दिस इज सिंपली सपोर्टेड, तो पहले लूप में ही स्ट्रक्चर फेल कर जाता है. स्ट्रक्चर में सेकेंड लूप और थर्ड लूप बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं आ पाती है. थ्योरेटिकली तो आपको मिल रहा है कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको PCR की वैल्यू आएगी. बट अगर सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, तो वो एक ही लूप में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जाके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा. 2 लूप 3 लूप की कंडीशन आएगी नहीं. 2 लूप या 3 लूप की कब कंडीशन आएगी? जब आप इस सपोर्ट सिस्टम को मॉडिफाई करोगे. जब आप अगर सपोर्ट सिस्टम को मॉडिफाई करोगे तो 2 लूप्स या 3 लूप्स की कंडीशन आएगी. उसको हम बोलते हैं ब्रेसिंग्स. अगर आप कॉलम में ब्रेसिंग्स लगाओगे देन इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल कि कॉलम में 2 लूप या 3 लूप की कंडीशन आए. कैसे? अगर आपने यहाँ पे एक और सपोर्ट लगा दिया, अगर आपने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया, एक सपोर्ट आपने यहाँ पे लगा दिया. सो अगर आपने कॉलम में सिंपली सपोर्ट के अलावा कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिया है सपोर्ट्स में, देन इन दैट केस नंबर ऑफ लूप्स चेंज हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? सो n क्या है? n इज द नंबर ऑफ लूप्स. और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस टाइप का आपने सपोर्ट सिस्टम दिया है, किस टाइप की ब्रेसिंग्स दिए. इसको क्या बोलते हैं? जब आप इंटरमीडिएट ये सपोर्ट लगाते हैं तो इसको कॉलम के केस में बोला जाता है ब्रेसिंग्स. तो यहाँ पे एक ब्रेसिंग लगी है, यहाँ पे 2 ब्रेसिंग्स लगी है. सो ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम दिया है कॉलम में और किस तरीके की ब्रेसिंग्स लगाई है. इन जनरल इफ द कॉलम इज सिंपली सपोर्टेड देन इन दैट केस n की वैल्यू कितनी होगी? 1. कभी भी सिंपली सपोर्टेड के केस में 2 लूप या 3 लूप नहीं बनेंगे. सिंपली सपोर्टेड अगर कॉलम है तो उसमें कितने लूप्स बनेंगे? हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बनेगा, क्योंकि सेकेंड लूप की कंडीशन के पहले ही कॉलम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. 2 लूप या 3 लूप कहाँ पे बन सकते हैं? जहाँ पे आपने सपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया है. आपने कॉलम्स के केस में अगर ब्रेसिंग्स लगा दिए देन इन दैट केस क्या हो सकता है? 2 लूप या 3 लूप फॉर्म हो सकते हैं. So please write down n is number of buckling loops which depends upon bracings. What is bracing? It is nothing but arrangement of joints or supports. ठीक है. So n is what? N is the number of buckling loops which depends upon bracings. For hinge support, for both the ends hinged, n is always to be taken as 1. ठीक है. For both the ends hinged, अगर दोनों एंड्स हिंज्ड है तो आपको n क्या लेना है? 1 लेना है. ठीक है. सो फॉर बोथ द एंड्स हिंज्ड n शुड बी टेकन एज 1. नाउ इसके नीचे एक नोट लिखे. प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस. इफ द सपोर्ट कंडीशन ऑफ द कॉलम इज मॉडिफाइड देन वी यूज बेसिक मोड ऑफ फेलियर, दैट इज बोथ द एंड्स हिंज्ड, which means that n is equals to 1 and effective length. नाउ ये जो आपने नंबर ऑफ लूप्स वाला कॉन्सेप्ट देखा है, ये नंबर ऑफ लूप्स को फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू दी सपोर्ट सिस्टम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर आप लूप को देखेंगे तो लूप के साथ में आपको लूप का साइज भी देखना पड़ेगा. देखिए जो साइन कर्व होता है ना, सपोज इफ आई टॉक अबाउट साइन कर्व, सो साइन कर्व में जो लूप्स बनते हैं दैट लूप्स आर ऑलवेज ऑफ इक्वल साइज. इक्वल साइज का मतलब कि अगर पहला ये एट x इज इक्वल्स टू l पे 0 हुआ तो सेकेंड टाइम ये x इज इक्वल्स टू l पे वापस 0 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल्स टू l पे वापस 0 हो जाएगा. तो जो साइन कर्व बनता है ना, दिस इज आफ्टर रेगुलर इंटरवल. आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल क्या होता है? साइन का वैल्यू 0 हो जाता है, फिर नॉन 0 होता है, फिर 0 होता है. सो ये जो साइन का वैल्यू 0 मिल रहा है आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मिल रहा है. बट सपोर्ट के केस में ऐसा नहीं है. हम जो सपोर्ट लगा रहे हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे ही सपोर्ट लगाऊं. हो सकता है कि मैंने पहला सपोर्ट जो लगाया, इफ़ आई कंसिडर अ कॉलम, सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो मैं पहला ब्रेसिंग दे रहा हूँ वो मैं दे दूँ एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4, और फिर जो दूसरा ब्रेसिंग दिया वो दूसरे एंड से एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4 पे दे दिया, एंड दिस डिस्टेंस इज l/2. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल हमने ब्रेसिंग नहीं किया है. यहाँ पे पहला ब्रेसिंग किया एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4, फिर इस
सपोर्ट से एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 मैंने दूसरा ब्रेसिंग किया और फिर फाइनल सपोर्ट दिए। सो यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है दीज आर नॉट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, बट जो हमारा साइन कर्व बन रहा था, दैट साइन कर्व वो कैसा आ रहा था, उसमें जो y की वैल्यू 0 हो रही थी वो हो रही थी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल साइन कर्व में y की वैल्यू 0 हो रही थी। सो आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल अगर हम ब्रेसिंग्स लगाएं तो आप n की टर्म्स में बात कर सकते हैं, बट अगर आपने आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ब्रेसिंग्स नहीं लगाई है या फिर कुछ और टाइप का सपोर्ट सिस्टम दे दिया है, कुछ और मॉडिफिकेशंस कर दिए सपोर्ट्स में, देन इन दैट केस यू कैन नॉट अप्लाई ये जो ब्रेसिंग नंबर ऑफ साइन लूप्स और यू कैन से नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं लगा सकते। देन इन दैट केस आप क्या करेंगे, देन इन दैट केस आप नॉर्मल जो स्टैंडर्ड और यू कैन से जो बेसिक मोड ऑफ फेलियर है, दैट इज जो बेसिक मोड ऑफ आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज बोथ द एंड हिंज्ड, आप ये वाला कंडीशन लेंगे और उसके साथ में आप क्या लेंगे, एल इफेक्टिव यूज करेंगे। सो जो फॉर्मूले में हमने टर्म यूज किया है दैट PCR दिस इज इक्वल्स टू n² π² EI अपॉन L², ये फॉर्मूला यूज करने के बजाय आप यूज करेंगे PCR दिस इज इक्वल्स टू π² EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर। समझ में आया? सो ये जो फॉर्मूला तब यूज करना है जब अगर आपको ब्रेसिंग नंबर ऑफ लूप्स आप बता सकते हैं एंड दैट लूप्स मस्ट बी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है, सेम साइज के लूप्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस यू कैन नॉट यूज द वैल्यू ऑफ n को आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप नंबर ऑफ लूप्स बता नहीं सकते। Then in that case what you have to do, you have to use the concept of L effective. So in that case PCR is equals to π² EI upon L effective square, क्योंकि n को क्या कंसिडर कर लिया हमने, n को 1 कंसिडर कर लिया है, बिकॉज इन दिस केस हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इन दिस केस हम कंसिडर कर रहे हैं बेसिक मोड ऑफ फेलियर। बेसिक मोड ऑफ फेलियर मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं दैट द स्ट्रक्चर इज सिंपली सपोर्टेड। सो बिकॉज n की जो वैल्यू है उसको असेस करना इट इज डिफिकल्ट, तो उसकी जगह पे हमने इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, इसको इनकॉर्पोरेट किया इन द वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव। नाउ वी विल सी कि ये L इफेक्टिव क्या है। नाउ L इफेक्टिव को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फॉर्मूले में L की वैल्यू आई थी वो कहाँ से आई थी। जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया दैट PCR इज इक्वल्स टू π² EI अपॉन L², और यू कैन से n² π² EI अपॉन L², इसमें L की वैल्यू कहाँ से आई थी, L की वैल्यू आई थी एक सपोर्ट कंडीशन से। हमने क्या लिखा था, एट x इज इक्वल्स टू L y इज 0, हमने एक सपोर्ट कंडीशन लगाया था दैट एट x इज इक्वल्स टू L y इज इक्वल्स टू 0। ये सपोर्ट कंडीशन कहाँ से आई थी, ये सपोर्ट कंडीशन आई थी सिंपली सपोर्टेड कॉलम की एंड कंडीशन से। दिस वाज आवर सिंपली सपोर्टेड कॉलम, इस सिंपली सपोर्टेड कॉलम की एंड कंडीशन हमने लगाई थी, कहाँ गया, यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू L y इज इक्वल्स टू 0। सो हमने क्या किया था, सिंपली सपोर्टेड कॉलम का एंड कंडीशन लगाया था और वहाँ से हमने ये L का वैल्यू चूज किया था। नाउ अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं इसको जनरलाइज करना, तो हर केस में तो सिंपली सपोर्टेड कॉलम नहीं आएगा। सो हम L इफेक्टिव को डिफाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ L। सो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव दिस इज इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ, इसको डिनोट करेंगे हम L से, एंड दिस विल डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस विल डिपेंड्स ऑन सपोर्ट, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्ट है तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू L, बट इफ इट इज अदर देन सिंपली सपोर्ट देन इन दैट केस जो L इफेक्टिव है वो कुछ और होगा। क्या होगा L इफेक्टिव, देखिए L इफेक्टिव इट इज द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर सिंगल साइन लूप। सो एक साइन लूप को बनने के लिए जितना लेंथ रिक्वायर्ड है वही तो है L इफेक्टिव। देखिए इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम क्या हो रहा था, यहाँ पे एक साइन लूप बन रहा था, तो एक साइन लूप को बनने के लिए कितना लेंथ लगा था, दैट वाज नथिंग बट L, एंड इन दैट केस L वाज इक्वल्स टू व्हाट, L इफेक्टिव। सो इन दिस केस L इफेक्टिव कितना हो गया, L के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हियर फॉर द सेकेंड केस n इज इक्वल्स टू 2, n कितना है, 2 है। ये मैंने बोला था दिस बोथ कॉलम्स आर सेम, इनका लेंथ भी सेम है, इनका क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। यहाँ पे लेंथ L है एक साइन लूप की, यहाँ पे एक साइन लूप की L की लेंथ कितनी हो गई, इट इज नथिंग बट L/2, ठीक है। यहाँ पे एक साइन लूप की लेंथ कितनी हो गई, L/2,
सो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई L/2। सो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे PCR का, सो PCR इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। सो ईदर आप यूज कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ n एज 2, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 यूज की तो यू विल गेट 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, या तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 को ले सकते हो, बेसिक मोड ऑफ फेलियर ले लो और l की जगह क्या रखो, l इफेक्टिव रखो। तो l इफेक्टिव कितना हो गया, इट इज नथिंग बट L/2। सो इट इज 1, n की वैल्यू को मैंने ले लिया 1 इंटू पाई स्क्वायर EI अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। L/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हमने क्या किया है, हमने n और l को कोरिलेट कर दिया है। यहाँ पे तो दिस वाज इजी, तो यहाँ पे हम इजीली n का वैल्यू निकाल सक रहे थे, बट इन द क्रिटिकल इन डिफरेंट कंडीशंस आप n का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, n की जगह n को 1 ले लेना है और l की जगह क्या यूज कर देना है, l इफेक्टिव। समझ में आया? यहाँ पे मैंने दोनों चीजें करके बताई है। n की वैल्यू पहले रखी 2, वहां से भी वही इक्वेशन आ रहा था, फिर क्या किया, बेसिक मोड ऑफ फेलियर में चेंज कर दिया, n की वैल्यू को 1 रख दिया और l की जगह पे क्या कर दिया, l इफेक्टिव यूज कर लिया। तो l की जगह पे अगर आप l इफेक्टिव यूज करोगे तो l क्या है, l इज द लेंथ ऑफ साइन कर्व। यहाँ पे साइन कर्व का लेंथ कितना है, L/2, तो यहाँ पे l इफेक्टिव इज नथिंग बट L/2। सो अगर आप चाहे तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर आप n की वैल्यू इजीली असेस कर ले रहे हैं तो। अगर आप n की वैल्यू असेस नहीं कर पा रहे देन यू हैव टू यूज बेसिक मोड ऑफ फेलियर, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 और l की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, l इफेक्टिव, वेयर l इफेक्टिव इज व्हाट, l इफेक्टिव इज द लेंथ ऑफ साइन कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ साइन कर्व, यहाँ पे लेंथ ऑफ साइन कर्व कितना आ रहा था, L/2। सिमिलरली अगर आप थर्ड केस में देखोगे तो थर्ड केस में भी यू कैन अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कितने बकलिंग लूप्स बन रहे, 3 बकलिंग लूप्स, टोटल लेंथ कितनी थी, L। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक बकलिंग लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, एक बकलिंग लूप का लेंथ हो जाएगा, इट इज L/3। सो यू कैन यूज PCR इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 3। सो PCR कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। और यू कैन यूज PCR is equals to pi square EI upon L effective square. Now what is L effective? L effective is the length of one buckling loop or you can say the length of one sine curve. So एक sine curve का कितना लेंथ आ रहा है, PCR this is equals to pi square EI upon L/3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यू विल गेट 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट ही आ रहा है। बट देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर भी इजीली यूज कर पा रहे, या फिर पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर भी इजीली यूज कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लूप्स बन रहे डेट आर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, L/3 पे बना, फिर L/3 पे बना, फिर L/3 पे बना। तो ये रेगुलर इंटरवल्स में हमने सपोर्ट्स ऐसे लगाए, ये जो हमने सपोर्ट्स लगाए और यू कैन से ब्रेसिंग्स लगाई है, ये हमने रेगुलर इंटरवल पे लगाई है। अगर ये इरेगुलर इंटरवल पे होता देन यू कैन नॉट अप्लाई या तो ये, तो फिर आपको यही वाला लगाना पड़ता। आप ये वाला नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बकलिंग लूप्स यू कैन नॉट डिफाइन। अब जब अगर इरेगुलर इंटरवल्स पे लगा देते, अगर यहाँ पे ब्रेसिंग्स इरेगुलर इंटरवल्स पे लगा देते, उस केस में L इफेक्टिव का वैल्यू क्या लेते, समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे ब्रेसिंग्स इरेगुलर इंटरवल पे लगा देता तो उस केस में L इफेक्टिव का वैल्यू डायरेक्ट L/3 नहीं ले सकता था। देखिए अगर मैं इस टाइप का ब्रेसिंग सिस्टम लेता, नाउ दिस इज अ कॉलम ऑफ लेंथ L। नाउ ये जो L लेंथ का कॉलम है, इसमें अगर मैंने पहला ब्रेसिंग लगा दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 लाइक दिस हियर, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट L/4, एंड दूसरा जो मैंने ब्रेसिंग लगाया है ये इस L/4 डिस्टेंस के बाद और L/2 डिस्टेंस पे लगाया है। दैट मीन्स जो दूसरा सपोर्ट है वहाँ से मैंने L/4 डिस्टेंस पे लगाया है, और ये जो सेंटर वाले दो सपोर्ट्स है इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट L/2। अगर इस टाइप का मैंने ब्रेसिंग सिस्टम दे दिया, दैट मीन्स जो ब्रेसिंग है वो मैं रेगुलर इंटरवल पे नहीं लगा रहा हूँ, पहले लगाया L/4 पे, फिर L/2 पे, फिर अगेन L/4 पे। अगर इस टाइप का ब्रेसिंग सिस्टम लगा दिया तो इन दिस केस
आप ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ बकलिंग लूप 3 बनेंगे, क्योंकि 3 बकलिंग लूप्स कब बनते, जब यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे ये ब्रेसिंग सिस्टम लगी होती है, क्योंकि साइन कर्व कैसा बनता है, साइन कर्व रेगुलर इंटरवल के बाद में 0 होता है, ठीक है, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो रेगुलर इंटरवल के बाद 0 होता है। बट यहाँ पे जो है ये ब्रेसिंग्स इरेगुलर इंटरवल के बाद लगी है, तो यू कैन नॉट से n इज इक्वल टू 3 ईयर। सेकेंड थिंग, हमने दूसरा जो कॉन्सेप्ट देखा एल इफेक्टिव का, एल इफेक्टिव इज द लेंथ ऑफ साइन कर्व, तो यहाँ से साइन कर्व का लेंथ भी आप नहीं बता सकते। देन इन दैट केस एल इफेक्टिव को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, दैट इज एल इफेक्टिव इज the distance between 2 points of zero bending moment. So L effective is nothing but it is the distance between 2 points of zero bending moment. दो consecutive points of zero bending moment के बीच के distance को क्या बोलते हैं, L effective, ठीक है, distance between two consecutive points of zero bending moment. Now हमें पता है in the case of simply supported कॉलम जो एल इफेक्टिव होता है वो किसके बराबर होता है, एल इफेक्टिव एल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कॉलम के केस में हियर द वैल्यू ऑफ मोमेंट इज 0, हियर ऑल्सो द वैल्यू ऑफ मोमेंट इज 0। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स के पे मोमेंट 0 है और किसी पॉइंट पर मोमेंट 0 नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल, दैट इज इक्वल टू एल इफेक्टिव। नाउ इन द सेकेंड केस अगर आप देखोगे हियर दिस इज एन एंड सपोर्ट, तो यहाँ पे मोमेंट 0 हो गया, दिस इज ऑल्सो एन एंड सपोर्ट, यहाँ पे मोमेंट 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो लूप बन रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्वेक्स, और इसके बाद ये जो लूप बन रहा है ये क्या है, कॉन्केव। तो ये जो नीचे वाला लूप है दिस इज कॉन्केव, ऊपर वाला लूप है दिस इज कॉन्वेक्स। सो दिस यू कैन कंसिडर एज हॉगिंग, दिस यू कैन कंसिडर एज सैगिंग। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे डिफ्लेक्टेड शेप हॉगिंग से सैगिंग में जा रहा है। सो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, बेंडिंग का साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0। सो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ 0 मोमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। सो हियर L इफेक्टिव इज व्हाट, L/2। समझ में आया। सो यहाँ पे L इफेक्टिव था L, यहाँ पे L इफेक्टिव हो गया L/2, क्योंकि ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ऑफ 0 बेंडिंग मोमेंट है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, L/2। हियर जो दो पॉइंट्स ऑफ 0 बेंडिंग मोमेंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस था, L। सिमिलरली अगर आप ये वाले कंडीशन में देखेंगे तो हियर इन दिस केस दो पॉइंट्स ऑफ 0 बेंडिंग मोमेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, L/3, क्योंकि यहाँ पे कैसा शेप है, दिस इज हॉगिंग, दिस इज अगेन सैगिंग और दिस इज हॉगिंग। सो हॉगिंग सैगिंग हॉगिंग, इस पॉइंट पे हॉगिंग से सैगिंग में गया, इस पॉइंट पे अगेन सैगिंग से हॉगिंग में गया। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट ऑफ 0 बेंडिंग मोमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया L/3। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप n की टर्म्स में नहीं बता पा रहे तो आप L इफेक्टिव की टर्म्स में बताइए। L इफेक्टिव अगर आप यूज कर रहे तो n की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1, दैट इज बेसिक मोड ऑफ फेलियर, दैट इज यू विल कंसीडर बोथ द सपोर्ट्स आर हिंज सपोर्ट, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ PCR, जो PCR का हमने फॉर्मूला देखा था वो रिड्यूस हो गया है। दिस PCR इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। इन दिस केस ये जो n का वैल्यू बताना है दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई करके क्या किया है, PCR दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, n को n इज इक्वल टू 1 यूज़ किया, दैट इज बेसिक मोड ऑफ फेलियर ले लिया है। और L इफेक्टिव को क्या डिफाइन किया, L इफेक्टिव इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ 0 बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, समझ में आया। नाउ इस जो इक्वेशन में नेक्स्ट टर्म आता है, हमने पाई n के बारे में समझ लिया, पाई इज अ कांस्टेंट, E इज ऑल्सो कांस्टेंट, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, L इफेक्टिव के बारे में समझ लिया। अब एक टर्म बचता है दैट इज I। व्हाट इज दिस I? दिस I इज, हमें सभी को पता है दिस I इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, I इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यू कैन से सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज नथिंग बट I। अब अगर कॉलम सर्कुलर है तो कोई बात नहीं है, I इज पाई बाय 64 d टू द पावर 4। अगर कॉलम स्क्वायर है तो भी कोई बात नहीं, I इज a की पावर 4/12। अगर कॉलम रेक्टेंगल है, अगर कॉलम रेक्टेंगल है, लाइक इफ द कॉलम इज रेक्टेंगल लाइक दिस, जिसका कि B और D अलग अलग है, दिस इज B
and this is D. So here in this case अगर मैं इसके एक्सिस बनाऊं, so this I am considering as y axis and this I am considering as x axis. देखिए अगर कॉलम रेक्टेंगल है या सर्कल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी एक्सिस के अबाउट लो, दो एक्सिस होती है x और y, किसी भी के अबाउट लो यू विल गेट सेम वैल्यू, दैट इज पाई बाई 64 d की पावर 4 सर्कुलर के केस में और a की पावर 4/12 स्क्वायर के केस में। बट अगर कॉलम रेक्टेंगल है लाइक दिस, तो इन दिस केस आपके पास i की दो वैल्यू होगी, आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू डी का क्यूब बाई 12 एंड आई वाई वाई इज डी इंटू बी का क्यूब बाई 12, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दैट डी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, सो अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इन दिस केस आपके पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, बी डी क्यूब बाई 12 और डी बी क्यूब बाई 12। अब यहाँ पे बात आती है कि आप कौन सी वैल्यू को यूज़ करेंगे, आप आई एक्स एक्स को यूज़ करेंगे या आई वाई वाई को यूज़ करेंगे। नाउ हम देख लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करके। अगर आई एक्स एक्स को कैलकुलेट करके पी सी आर की वैल्यू निकालूंगा तो इट इज़ पाई स्क्वायर ई आई एक्स एक्स अपॉन एल स्क्वायर। अगर वाई को कैलकुलेट करके निकालूंगा तो इट इज़ पाई स्क्वायर ई वाई वाई अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज पी सी आर एक्स, दिस इज पी सी आर वाई। सो अगर x को x मतलब आई एक्स एक्स को लिया मैंने तो पी सी आर की वैल्यू कितनी आई, पाई स्क्वायर ई आई एक्स एक्स अपॉन एल स्क्वायर। अगर y को लिया तो कितनी वैल्यू आई, पाई स्क्वायर ई वाई वाई अपॉन एल स्क्वायर। आप बताइए पी सी आर एक्स बड़ा है कि पी सी आर वाई बड़ा है, तो आप क्लियरली बता सकते हैं d इज ग्रेटर देन b। अगर d बड़ा है b से, d बड़ा है b छोटा है, दैट मीन्स आई एक्स एक्स बड़ा है आई वाई वाई छोटा है। सो आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आई वाई वाई, सो पी सी आर एक्स विल बी ग्रेटर देन पी सी आर वाई। दैट मीन्स पी सी आर एक्स बड़ा है, पी सी आर वाई छोटा है। इसका मतलब क्या है, आप फिजिकली समझने की कोशिश करिए इसको। देखिए आप पर्पसली देखिए, मैं ये स्केल है, दिस इज अ रूलर, आप इससे इसको इजीली समझ सकते हैं कि आपको एक्स एक्स का वैल्यू लेना है या वाई वाई का वैल्यू लेना है ना। इसमें ये जो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन का जो लार्जर डायमेंशन है दैट इज डी, और इस क्रॉस सेक्शन का जो स्मॉलर डायमेंशन है दैट इज बी। लार्जर डायमेंशन इज डी, स्मॉलर डायमेंशन इज बी। नाउ अगर आप डी को कंसिडर करेंगे इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा आएगी। दैट मीन्स ज़्यादा लोड हमें लगाना पड़ेगा इसको अनस्टेबल बनाने के लिए, अगर आप डी का वैल्यू ले रहे तो। अगर आप बी का वैल्यू ले रहे दैट मीन्स आपको आई का वैल्यू कम आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कम आएगा, दैट मीन्स कम लोड लगाना पड़ेगा आपको इसको अनस्टेबल बनाने में। नाउ अब हमें पता चल गया कि अगर D का वैल्यू ले रहे तो ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, B का वैल्यू ले रहे तो कम लोड लगाना पड़ेगा। अब मैंने इस पर लोड लगाना स्टार्ट किया एंड ये देखिए एक पर्टिकुलर लोड पे जाके ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गया। ठीक है, लाइक दिस ये कम लोड पे ही इस डायरेक्शन में बेंड हो गया है। कौन सी वैल्यू के हिसाब से, पी सी आर वाई के हिसाब से। ये क्योंकि मैंने B लिया था ना कम के लिए, तो पी सी आर वाई पे ये बेंड हो गया है। ठीक है, पी सी आर वाई पे बेंड हो गया और ये फेल हो गया। ठीक है, पी सी आर वाई पे ये क्या हो गया, फेल हो गया। पी सी आर एक्स जो ज़्यादा वाली वैल्यू थी वो वैल्यू तक हम पहुंच ही नहीं पाए। देखिए यहाँ पे जो आई का वैल्यू लेना है आपको, ये आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेना है जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है या जिस एक्सिस के अबाउट बकलिंग हो रही है। अगर मेरा कॉलम ऐसा है कि जिसका एक डायमेंशन ज़्यादा है दूसरा डायमेंशन कम है, तो जो डायमेंशन कम है उस डायमेंशन के अबाउट ईजिली बकल कर जाएगा। क्या इसको आप इस डायरेक्शन में बकल कर सकते हैं? यू विल से नो, ये कभी भी स्केल इस डायरेक्शन में बकल नहीं हो सकता है। इस डायरेक्शन में देखिए, ये वाली डायरेक्शन में इस स्केल को आप ले लीजिए, आप एक स्केल ले लीजिए और इस डायरेक्शन में बकल करके बताइए, कभी नहीं होगा। हमेशा किस डायरेक्शन में बकल होगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आया? तो जो शॉर्टर डायमेंशन है उसके अबाउट हमेशा बकलिंग पॉसिबल है, लार्जर डायमेंशन के अबाउट बकलिंग पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई जो यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, मिनिमम वाला। जिस एक्सिस के अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, कॉलम बकल होगा, और उस एक्सिस के अबाउट जो पीसीआर की वैल्यू आएगी दैट वुड बी द क्रिटिकल लोड। सो
PCR should be smaller value of PCR you have to take because PCR y जब लोगे तो y एक्सिस के अबाउट कॉलम बकल हो जाएगा, x के अबाउट कॉलम बकल होने के लिए तो आपको ज़्यादा लोड लगाना है, तो कम लोड पे ही ये y के अबाउट बकल हो जाएगा, और जब y के अबाउट बकल हो गया तो y के अबाउट फेल भी हो जाएगा। सो x के अबाउट बकलिंग के लिए आप उस पोजिशन पे, उस सिचुएशन पे रीच ही नहीं कर पाओगे, पहले ही y के अबाउट बकलिंग हो जाएगा और वो फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे x और y का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मेंबर बकल हो जाएगा, और उस एक्सिस के अबाउट बकलिंग में मेंबर फेल हो जाएगा। सो जो आप पीसीआर का वैल्यू कैलकुलेट करोगे क्रिटिकल लोड का, सो वो क्रिटिकल लोड का वैल्यू आप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सिस के अबाउट, क्योंकि उसी एक्सिस के अबाउट मेंबर पहले बकल करेगा और फेल कर जाएगा। सो मेंबर will buckle about y-axis at PCRY before buckling about x-axis because PCRY is less than PCRX. So minimum moment of inertia to be taken. That means this I is minimum area moment of inertia of the cross section. ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आई है, दिस आई इज मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मिनिमम सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई की टर्म्स में ही आप देखें, कई सारे सेक्शन ऐसे भी है जिसमें कि एक्स और वाई के अलावा दूसरी एक्सिस के अबाउट भी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो आपको वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। सो इसमें एक नोट लिखिए, I is taken minimum because column becomes unstable about that axis first which has minimum moment of inertia. So finally जो formula है वो क्या हो गया, PCR it is also denoted by PE, this is equals to pi square E I minimum upon LE square, where this PE this is equals to Euler's load, or you can say buckling load, or you can say critical load, or you can say crippling load. So PE या PCR this is equals to, ये सारे नामों से इसको बोला जाता है। सो जो आपका फॉर्मूला है n स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, आप वो बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे, PE इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव, ये आप याद रखेंगे। P इज पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर, आप ये ध्यान रखेंगे। n स्क्वायर का इंपॉर्टेंस है कि n का वैल्यू कहाँ से आता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हटाते हैं, उसी से ही आपको समझ में आएगा कि एल इफेक्टिव क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सो फाइनली जो आपका क्रिटिकल लोड है दैट इज पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। नाउ वी विल सी द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस। अभी तक हमने देख लिया कि व्हाट इज़ एन, व्हाट इज़ एल इफेक्टिव, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है एल इफेक्टिव इंट्रोड्यूस करने का। नाउ वी विल सी कि अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस के लिए एल इफेक्टिव की क्या वैल्यू होती है। सो प्लीज़ ड्रॉ अ टेबल, फर्स्ट गिव अ हेडिंग एल इफेक्टिव फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन, एल इफेक्टिव फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस। सो अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस हम लेंगे और उसके लिए देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। सो सबसे पहला हम एंड कंडीशन ले रहे हैं। सो मेक अ टेबल, first column will be end condition, second column will be diagram, and the third column will be the value of L effective. So the first end condition is our simply supported. Now simply supported जो column होते हैं उनको wordings में कैसे represent किया जाता है वो देखिए आप। It is written as both the ends are hinged. Both the ends are hinged, that means simply supported, जिसके लिए अभी हमने एनालाइज किया था स्टैंडर्ड और यू से बेसिक मोड ऑफ फेलियर। इसको और क्या कहा जाता है इन वर्डिंग्स, इट इज रिटन एज बोथ द एंड्स आर हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। सो अगर कहीं पर ऐसा नोटेशन दिया है दैट बोथ द एंड्स आर हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, इसका क्या मतलब है, दोनों जो एंड्स है दैट आर हेल्ड इन पोजीशन, दैट मीन्स वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है एंड
इट इज़ नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, दैट मीन्स रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट पॉसिबल एट द सपोर्ट्स बट रोटेशन इज पॉसिबल एट द सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट होगा? हिंज सपोर्ट। सो बोथ द एंड्स आर हिंज्ड। नाउ इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इट विल बी लाइक दिस, इट इज नथिंग बट अ सिंपली सपोर्टेड कॉलम। लेंथ कितना है कॉलम का? इट इज L। सो इन दिस केस L इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव विल बी L, ठीक है। इसमें कितने बकलिंग लूप्स बनेंगे? देयर विल बी ओनली वन बकलिंग लूप लाइक दिस। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे this is a point of zero bending moment, again this is a point of zero bending moment. So distance between 2 point of zero bending moment, this will represent what? This will represent the value of L effective. So L effective is how much? It is equals to L. Now second end condition देखते हैं। second end condition is written as one end is fixed and other is hinged. So one end is fixed and other is hinged. Now इसको वर्डिंग्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? बोथ द एंड्स आर हेल्ड इन पोजिशन एंड ओनली वन एंड इज रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। सो बोथ द एंड्स आर हेल्ड इन पोजिशन मतलब दोनों एंड्स पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स है वो पॉसिबल नहीं है, बट ओनली वन इज रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। दैट मीन्स सिर्फ एक एंड पर रोटेशन रीस्ट्रेंट किया हुआ है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, दूसरे एंड पर रोटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? वन एंड इज फिक्स्ड एंड द सेकेंड इज हिंज्ड। सो व्हेन द वन एंड इज फिक्स्ड एंड सेकेंड इज हिंज्ड, इन दिस केस सपोज दिस इज द कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड and second is hinged, length of this column is nothing but L. So in this case इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा? यहाँ पे जहाँ पे एंड फिक्स्ड है यहाँ पे स्लोप जीरो होगा, ठीक है। हियर स्लोप विल बी जीरो। सो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो कैसा आएगा? इट वुड बी लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। सो हियर स्लोप इज जीरो, ठीक है, हियर स्लोप इज नॉन जीरो। तो आप जब इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे तो आप देखोगे दैट दिस इज इनिशियली हॉगिंग देन सैगिंग, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इनिशियल पोर्शन, दिस इज जो फिक्स्ड एंड के पास में है, दिस इज सैगिंग एंड दिस पोर्शन इज हॉगिंग। नाउ अगर इसमें आपको पता करना हो 2 पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, तो पहला तो पता है दिस एंड सपोर्ट विच इज हिंज, दिस इज अ पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। देन नाउ यू हैव टू फाइंड वन अनदर पॉइंट of zero bending moment. So if you want to find the second point of, or you can say second consecutive point of zero bending moment, तो वो कहाँ से निकाल सकते हैं आप? डिफ्लेक्टेड शेप से निकाल सकते हैं, जहाँ से भी हॉगिंग से सेगिंग में जाएगा या सेगिंग से हॉगिंग में जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो हो रहा है। सो हियर इन दिस केस एक पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट तो पता है, सेकेंड पॉइंट विल बी जहाँ से ये सैगिंग से हॉगिंग में जा रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ zero bending moment, or you can say that is the second point of zero bending moment. So this is nothing but L effective. समझ में आया? यहाँ पे अगर मैं सैगिंग हॉगिंग को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूँ, सो ये जो रेड में दिख रहा है आपको, दिस रेड वन इज हॉगिंग एंड जो येलो में दिख रहा है दैट येलो वन इज सैगिंग, ठीक है। सो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस पॉइंट इज द पॉइंट जहाँ पे मेंबर का डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज हो रहा है। सो प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव इज कैलकुलेटेड टू बी L/√2, ठीक है। सो यहाँ से जो L इफेक्टिव का वैल्यू आ जाता है फॉर वन एंड फिक्स अनदर हिंज, द वैल्यू ऑफ L इफेक्टिव इज L/√2। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशन, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। नाउ इसे वर्डिंग्स में ऐसा भी लिखा जाता है दैट both the ends are held in position and restrained against rotation. So both the ends are held in position and restrained against rotation, मतलब दोनों ही एंड्स पे ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है ना ही रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। सो दिस मीन्स दैट बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। सो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, सो हियर वन एंड इज फिक्स्ड एंड हियर another end is also fixed, ठीक है। लेंथ कितना है इसका? the length of this column is nothing but L. now अगर इसका आप डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे, अगर इस फिक्स मेंबर का डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे, सो स्लोप विल बी जीरो एट बोथ दी एंड्स, दोनों एंड्स पर स्लोप जीरो होगा।
and deflected shape will be like this. So जो red portion आप देख रहे हैं, this red portion is hogging and this yellow portion जो नीचे और ऊपर yellow portion है, these are sagging. This red portion is hogging. So if you want to find two consecutive points of zero bending moment, तो ये तो fixed ends है, यहाँ पे तो bending moment zero नहीं होगा, कहीं पे in between zero bending moment zero होगा. तो जहाँ से मेंबर सैगिंग से हॉगिंग में जा रहा है और हॉगिंग से सैगिंग में जा रहा है, दीज आर टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट एल इफेक्टिव. सो हियर इन दिस केस ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एल इफेक्टिव एंड द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट इज L/2. सो व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, in that case the value of L effective is nothing but L/2. ठीक है, कितना आता है L effective का वैल्यू? इट इज L/2. नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 4. वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री. वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री ना. इसको अगर आप वर्डिंग्स में देखेंगे, इट इज रिटन एज वन एंड इज हेल्ड इन पोजिशन and restrained against rotation. Other end is neither held in position nor restrained against rotation. So one end is held in position and restrained against rotation, that is one end is fixed. Second is neither restrained against rotation nor held in position. That means वहाँ पे rotational displacement भी possible है and linear displacement भी possible है. So अगर इसका आप diagrammatic representation देखेंगे, so this is like one end is fixed and other is free. Length कितना है इसका? The length of this member or you can say the column is nothing but L. ठीक है, actual length कितना है? L है. Now in this case अगर आप इसका deflected shape देखेंगे तो deflected shape will be like this. So this is the deflected shape for this column. Now in this case अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाफ साइन कर्व दिखेगा. This is nothing but a half sine curve. नाउ इस साइन कर्व को अगर आप कंप्लीट करेंगे, सो यू विल गेट डिफ्लेक्टेड शेप लाइक दिस. सो दिस इज हाफ साइन कर्व जो एक्चुअल में दिख रहा है. आप साइन कर्व को कंप्लीट किया तो ये डबल दी लेंथ हो जाएगा. ठीक है, सो जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है आपका मेंबर का और कॉलम का, एक्चुअल लेंथ में कितना मिल रहा है? हाफ साइन कर्व मिल रहा है. सो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा इस केस में? द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव, दिस इज इक्वल्स टू 2L. The value of L effective is nothing but 2L. ठीक है, L effective का वैल्यू कितना हो गया? 2L हो गया यहाँ पे. So these are the 4 results जो आपको याद रखने. These are the 4 standard results which are very important. Directly इससे related numericals आते हैं. Now इन 4 रिजल्ट्स को याद रखने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल वे में अगर आप सोचेंगे तो आप इजीली याद रख सकते हैं. देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल लोड? सो PCR का फॉर्मूला हमें पता है. PCR इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर. पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर. नाउ बाकी सारे पैरामीटर सेम है इन ऑल दी 4 केसेस. क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ L इफेक्टिव चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इस जो फॉर्मूला है PCR का फॉर्मूला है, ये तो आपको याद ही. अगर इसके थ्रू आप याद रखेंगे द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ तो आप इजीली याद रख पाएंगे. देखिए, व्हेन बोथ दी एंड्स आर हिंज्ड, अगर दोनों एंड्स हिंज्ड थे तो इन दैट केस जो एल इफेक्टिव का वैल्यू था कितना था? दैट इज नथिंग बट एल. ठीक है, अब आपने क्या किया? एक सपोर्ट को, यहाँ पे सपोज दोनों हिंज थे, अब एक हिंज को हटा के आपने फिक्स सपोर्ट लगा दिया. नाउ हिंज सपोर्ट को हटा के फिक्स सपोर्ट लगाएंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा. तो जब आपने एक हिंज सपोर्ट को हटा के एक फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो जो एल इफेक्टिव का वैल्यू था, पहले था एल, अब कितना हो गया? L/√2. तो इससे PCR का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनिशियली द एल इफेक्टिव वाज L जब दोनों एंड्स हिंज थे. अब आपने एक हिंज को हटा के फिक्स लगा दिया तो एल इफेक्टिव क्या हो गया? L/√2. देन PCR का वैल्यू बढ़ गया. कितना बढ़ गया? 2 टाइम्स बढ़ गया. नाउ अगेन आपने क्या किया? अगेन आपने एक और हिंज सपोर्ट, यहाँ पे दोनों पहले हिंज थे तो एल इफेक्टिव का वैल्यू L था. फिर आपने एक हिंज को हटा के फिक्स लगा दिया, एक हिंज ही रहने दिया तो एल इफेक्टिव का वैल्यू हो गया L/√2. अब आपने दूसरा भी हिंज सपोर्ट को हटा के क्या कर दिया? आपने फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो गया? अब L/2 हो गया. तो PCR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PCR की वैल्यू आप देखिए, PCR का वैल्यू इट इज
पाई स्क्वायर या आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव की जगह क्या लिखेंगे, L/2। तो L/2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो गया, 4 पाई स्क्वायर या अपॉन एल हो गया। तो आपने एक हिंज सपोर्ट को हटा के एक फिक्स सपोर्ट लगाया तो पीसीआर 2 टाइम्स बढ़ा, दूसरा हिंज सपोर्ट को हटा के आपने फिक्स सपोर्ट लगाया तो पीसीआर अगेन 2 टाइम्स बढ़ा, मतलब टोटल 4 टाइम्स बढ़ गया। और अगर आपने लास्ट केस में देखिए, लास्ट केस में क्या किया, एक एंड को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को फ्री कर दिया, दैन इन दैट केस लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक एंड तो फ्री है, सो इट इज वेरी इजी टू बेंड। सो व्हेन द वन एंड इज फ्री एंड अदर इज फिक्स, इन दैट केस एल इफेक्टिव का वैल्यू कितना है, इट इज 2L। एल इफेक्टिव इज नथिंग बट 2L। सो यहाँ पे अगर आप पीसीआर की वैल्यू में पाई स्क्वायर ये आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव की जगह 2L रखोगे तो ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। सो आप इस तरीके से एल इफेक्टिव की स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रख सकते हैं कि अगर एक हिंज सपोर्ट हटा के एक फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो पीसीआर कितना बढ़ जाता है, पीसीआर 2 टाइम्स बढ़ जाता है। दूसरा हिंज सपोर्ट को लगा के एक और फिक्स सपोर्ट, दूसरा हिंज सपोर्ट को हटा के एक और फिक्स सपोर्ट लगा दिया तो पीसीआर अगेन कितना बढ़ जाता है, अगेन 2 टाइम्स बढ़ जाता है, दैट मीन्स टोटल 4 टाइम्स। और अगर आपने एक फिक्स सपोर्ट लगा के दूसरा आपने फ्री कर दिया तो पीसीआर कितना कम हो जाता है, 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप लॉजिकली याद रख सकते हैं, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड रिजल्ट को ऐसे ही याद रख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉजिकल वे में याद रख सकते हैं तो जैसे जैसे आप हिंज सपोर्ट को हटाते जाएंगे, फिक्स सपोर्ट लगाते जाएंगे, उससे क्या होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा कितना, 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो एल इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली एल इफेक्टिव कम होगा तभी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। सो एल इफेक्टिव कम होगा, कितना कम होगा, √2 टाइम्स, क्योंकि लोड और एल इफेक्टिव के बीच में कैसा रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशन है। पीसीआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इफेक्टिव का स्क्वायर। सो पीसीआर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो लोड कैरिंग, पीसीआर अगर 2 टाइम्स बढ़ेगा तो एल इफेक्टिव का वैल्यू √2 टाइम्स कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट हटा के एक फिक्स सपोर्ट लगाया तो एल इफेक्टिव का वैल्यू √2 टाइम्स कम हो गया। दूसरा हिंज सपोर्ट हटा के फिर एक और फिक्स सपोर्ट लगा दिया, मतलब दोनों को फिक्स कर दिया तो और √2 टाइम्स कम हो गया। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, L/2। और एक एंड फिक्स्ड है, दूसरे को फ्री कर दिया आपने, दैन इन दैट केस एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2L। नाउ ये तो हो गया स्टैंडर्ड सपोर्ट कंडीशन के लिए एल इफेक्टिव का वैल्यू। मतलब कई बार पर आपको क्या देता है, कई बार आपको स्टैंडर्ड सपोर्ट कंडीशंस नहीं देता है, आपको कस्टमाइज सपोर्ट कंडीशंस देता है। सो अगर आपको कस्टमाइज सपोर्ट कंडीशंस दे रहा है, now if you see a customized support like this, so in this case अगर आपसे पूछ रहा है what is the value of L effective तो आप क्या बताएंगे। now अगर इस टाइप के सपोर्ट्स मिलते हैं आपको कस्टमाइज सपोर्ट्स तो आप इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए एल इफेक्टिव निकालेंगे और जिस सेक्शन का एल इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एल इफेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल लोड फॉर दिस कॉलम। ठीक है, ये मेंबर का क्रिटिकल लोड निकालने के लिए वो एल इफेक्टिव का वैल्यू आप कंसिडर करोगे जो सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज क्रिटिकल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इफेक्टिव। ठीक है, अगर एल इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स क्रिटिकल लोड का वैल्यू कम है, तो वो क्रिटिकल लोड आप प्रेफर करेंगे जो जिसकी वैल्यू कम है। ठीक है, ना अभी मैंने आपको बताया कि जो एल इफेक्टिव आप कैलकुलेट करेंगे वो इंडिविजुअल सेगमेंट का कैलकुलेट करेंगे, मतलब दिस इज सेगमेंट नंबर 1, दिस इज सेगमेंट नंबर 2। नाउ इस सेगमेंट के लिए अगर आप एल इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ सिंपली सपोर्टेड कॉलम जिसका की लेंथ है L। इट विल एक्ट एज अ सिंपली सपोर्टेड कॉलम जिसका की लेंथ है 2L। सो यहाँ पे अगर आपने एल इफेक्टिव कैलकुलेट किया LE1 दिस इज इक्वल्स टू L, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया LE2 दिस इज इक्वल्स टू 2L। सो इसके लिए अगर आपने PCR1 की वैल्यू कैलकुलेट की, सो दिस इज पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर, एंड यहाँ पे PCR2 की वैल्यू कैलकुलेट की तो पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन 2L का स्क्वायर। नाउ जो PCR2 है दिस इज लेस एज कंपेयर टू PCR1 और यहाँ पे आप लोड तो लगाओगे लाइक दिस इज PCR। सो जैसे ही आप लोड लगा रहे हो PCR लगाते जा रहे हो और ये PCR की वैल्यू जैसे ही PCR2 के बराबर हुई वैसे ही कॉलम का जो ये पार्ट है ये अनस्टेबल हो जाएगा और कॉलम का कोई भी अगर एक पार्ट अनस्टेबल हो गया दिस विल कंसिडर्ड एज कि टोटल कॉलम अनस्टेबल हो गया एंड टोटल कॉलम फेल हो गया। समझ में आया। सो किसी भी मेंबर का अगर कोई एक पार्ट फेल हो जाता है दैट मीन्स वो मेंबर कंप्लीटली फेल मान लिया जाता है। सो जैसे ही आप पीसीआर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जैसे ही ये PCR2 के बराबर होगा वैसे ही ये वाला पार्ट अनस्टेबल हो जाएगा।
दैट मीन्स जो आप पीसीआर कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा एल इफेक्टिव लेके यूज करेंगे, आप एल इफेक्टिव 2 यूज करेंगे, और यू कैन से जो भी पार्ट का एल इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा वो वाला एल इफेक्टिव यूज करेंगे. सो एल इफेक्टिव फॉर दिस मेंबर दिस इज इक्वल टू व्हाट 2L. एल इफेक्टिव कितना हो गया 2L के बराबर हो जाएगा. समझ में आया. सो PCR2 इज लेस देन PCR1, दैट मीन्स एल इफेक्टिव कितना आ रहा है 2L. सो मैक्सिमम एल इफेक्टिव टू बी टेकन. क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ लूप अगर ज़्यादा है तो P का वैल्यू क्या है, कम है, दैट मीन्स इट इज़ अ वीकर लूप. कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे एक लूप बनेगा, यहाँ पे एक लूप बनेगा, तो ये वाला जो लूप है सिंस इस लूप का लेंथ ज़्यादा है, दैट मीन्स इस लूप की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, दैट मीन्स ये लूप क्या है वीकर लूप है. तो ये लूप पहले फेल हो जाएगा, ये लूप फेल नहीं होगा, ये लूप फेल हो जाएगा, दैट मीन्स आपका मेंबर फेल हो जाएगा. सो एल इफेक्टिव आप जब भी लेंगे तो उस पार्ट का एल इफेक्टिव लेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है. जब भी कस्टमाइज को सपोर्ट सिस्टम देगा तो कस्टमाइज सपोर्ट सिस्टम के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसिडर पार्ट वाइज. ठीक है. ये पार्ट एक ले लिया, फिर इस पार्ट का आपने कंसिडर कर लिया, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. सेकेंड एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव. आप बताइए इस एग्जाम्पल के लिए एल इफेक्टिव का क्या वैल्यू होगा. नाउ अगर इस केस में आप एल इफेक्टिव का वैल्यू देखेंगे तो अगेन दिस इज कस्टमाइज सपोर्ट सिस्टम. सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इस पार्ट के लिए, दिस इज सिंपली सपोर्टेड, एंड इस पार्ट के लिए वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज. अगर मैं इसका नेमिंग कर दूँ, सो दिस इज ए बी एंड सी. सो ए बी पोर्शन कैसा है, व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज, एंड बी सी पोर्शन कैसा है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज. तो इसके लिए अगर आप एल इफेक्टिव देखेंगे फॉर ए बी इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट एल, और फॉर बी सी के लिए अगर आप एल इफेक्टिव देखेंगे, सो एल इफेक्टिव फॉर बी सी दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज एल बाय रूट 2. अगर आपने एक सपोर्ट को हिंज से हटा के फिक्स कर दिया तो एल इफेक्टिव कितना टाइम रिड्यूस हो जाता है, रूट 2 टाइम्स. सो इट बिकम्स एल बाय रूट 2. सो एल कितना है यहाँ पे, इट इज एल इज नथिंग बट 2L. सो 2L बाय रूट 2. सो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, रूट 2L. ठीक है. हियर फॉर दिस पोर्शन एल इफेक्टिव इज रूट 2L, फॉर दिस पोर्शन एल इफेक्टिव इज एल. कंप्लीट मेंबर के लिए एल इफेक्टिव कौन सा होगा, जो मैक्सिमम होगा. सो रूट 2L इज ग्रेटर देन एल. सो एल इफेक्टिव एक्चुअल, और यू कैन से एल इफेक्टिव फॉर द मेंबर, इट इज नथिंग बट रूट 2L. सो द करेक्ट आंसर इज रूट 2L. सो पीसीआर का जो वैल्यू निकालोगे उसमें आप जो एल इफेक्टिव का वैल्यू लोगे दैट इज नथिंग बट दिस रूट 2L. ठीक है. तो इस तरीके से क्या किया जाता है, पीसीआर के जो वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है उसमें डिफरेंट टर्म्स को यूज किया जाता है. एन को, आई को दैट इज आई मिनिमम, और एल को दैट इज एल इफेक्टिव. इस तरीके से आप यूज करेंगे एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट पीसीआर. तो आई होप कि आपको यूलर्स का जो फॉर्मूला है वो पूरा क्रक्स से समझ में आया होगा कि यूलर्स का फॉर्मूला किस तरीके से आता है, यूलर्स के फॉर्मूले में जो जो टर्म्स है वो उसका क्या मीनिंग है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, आई का वैल्यू कैसे कौन सा लेना है, मिनिमम लेना है मैक्सिमम लेना है, वी हैव टू टेक मिनिमम, एल इफेक्टिव कैसे लेना है. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे न्यूमेरिकल्स आते ही है, ऑब्जेक्टिव्स आते ही आपके एग्जाम में. सो प्लीज़ आप इसका थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस आप बनाइए. ऑल्दो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, बट आप और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.